स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? होप कि आपको हमारी लास्ट वीडियो जो कि थी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 पार्ट 2 के बारे में, जो कि थी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट 1 और सिटीजनशिप पार्ट 2 के बारे में, आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो जिन लोगों ने भी वो वीडियो देख ली उसके लिए बहुत सारा थैंक्स, और जिन लोगों ने नहीं देखी तो इस वीडियो से पहले जाकर आप हमारी पार्ट 1 देखें, जो कि है सेम इसी चैनल पे जिसका नाम है कृष्णलता। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि होने वाली है आर्टिकल 10, आर्टिकल 11 और फंडामेंटल राइट्स, जो कि चलेंगी। फंडामेंटल राइट्स कहां से कहां तक खत्म होता है, तो वो होता है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट आर्टिकल, जो कि है आर्टिकल 10। तो देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था कि किस किस को, इससे पहले आर्टिकल 10 से पहले हमने पढ़ा था कि किस किस को सिटीजनशिप मिलेगी, किस किस को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, कौन अगर इंडिया से पाकिस्तान गया है तो किसको वो लायबल होगा सिटीजनशिप के लिए कि नहीं, अगर पाकिस्तान से इंडिया आया है तो वो लायबल होगा कि नहीं, या किसी और कंट्री में पैदा हो गया है या वॉलंटरीली किसी कंट्री की क्या कर ली है उसने, सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है। तो अब हम उससे हटकर जो हमारा आर्टिकल 10 और 11 है उस पर आते हैं। तो अब ये किसी को सिटीजनशिप देने की बात नहीं करता, आर्टिकल 10 और 11 किसी को सिटीजनशिप देने की बात नहीं करता। तो अब देखते हैं आर्टिकल 10 असल में कहता क्या है। तो आइए देखिए, आर्टिकल 10 कहता है कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। ठीक, क्या कहता है कि कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप इज सब्जेक्ट टू लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट। क्या कह रहा है कि देखिए, कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स टू सिटीजनशिप सब्जेक्ट टू लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट, यानी जो भी आपकी राइट टू सिटीजनशिप है, मान लीजिए अभी का जो राइट है कि लोगों को सिटीजनशिप देने का जो राइट है वो कब तक कंटिन्यूएंस होगा, जब तक कोई नया लॉ पास ना कर दे पार्लियामेंट। यानी अदर लैंग्वेजेस में पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंड करने की, किसको, राइट्स टू सिटीजनशिप को। ठीक, पार्लियामेंट के पास क्या पावर है कि वो इंडियन सिटीजनशिप जो है, इंडियन सिटीजनशिप जो है उसको अमेंड, उसको चेंज करती रह सकती है। ये लिखा है कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स टू सिटीजनशिप, मतलब वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। ये किसके हाथ में, पार्लियामेंट के हाथ में। पार्लियामेंट इसे चेंज भी कर सकता है। तो अब पार्लियामेंट को इसको चेंज करने का पावर देता कौन है? भाई कुछ तो होगा ना जो पार्लियामेंट को पावर देगा क्या करने का, चेंज करने का, कि भाई आपने राइट्स टू सिटीजनशिप ही चेंज कर दिया, ऐसी क्या पावर है आपके पास। तो यहीं पे आता है आर्टिकल 11। क्या आता है, आर्टिकल 11। अब आर्टिकल 11 क्या कहता है, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स टू सिटीजनशिप ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, मतलब जो राइट्स टू सिटीजनशिप है उसको रेगुलेट कौन करेगा, रेगुलेट कौन करेगा, तो रेगुलेट करेगा पार्लियामेंट। तो यही आर्टिकल 11 पावर देता है आर्टिकल 10 को, यानी क्या कहें कि आर्टिकल 11 पावर देता है किसको, पार्लियामेंट को, कि उसके हाथ में होगा कि इसका कंटिन्यूएंस, कि वो क्या कंटिन्यूअसली चलता रहेगा या रेगुलेट। और पार्लियामेंट क्या करेगा, रेगुलेट करेगा किसको, सिटीजनशिप को, आगे चलाएगा कि वो कैसे कैसे वर्क करे सिटीजनशिप और कैसे कैसे नहीं। वो जब चाहे किसी को भी सिटीजनशिप का नया लॉ एक्ट पास करा के, जैसे अभी लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो सीएए एनआरसी वाला जो सीन था उसमें भी क्या था, सेम यही था कि अदर स्टेट्स के हिंदू, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन जो कि इंडियन ओरिजिन से है उनको कहां बुलाना, वापस इंडिया में बुलाना। ठीक, तो उसके लिए फिर उन्होंने नए आर्टिकल्स सॉरी नए लॉज पास किए, अमेंड किए। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि नए लॉ, तो यहाँ पे पार्लियामेंट का रोल आया ना, पार्लियामेंट ने पास किया नया सिटीजनशिप एक्ट, तो क्या उसने रेगुलेट किया, जी हाँ रेगुलेट किया, और नया जो चल रहा था कंटिन्यूअसली उसको भी चेंज किया। ठीक, तो अब हम आगे, और इसी के साथ अब आता है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 के कुछ सब क्लॉजेस है। क्या है आर्टिकल 11 के कुछ सब क्लॉजेस, तो देखो, तो देखिए, देखते हैं इसके दो सब क्लॉजेस हैं मेन। तो अब इसके जो दो सब क्लॉजेस हैं, तो उसमें सबसे पहला सब क्लॉज ये है कि जो आर्टिकल 11 है, क्या है, आर्टिकल 11 है, वो क्या करता है, पावर देता है किसको, पार्लियामेंट को। क्या पावर देता है, पावर तो दी पर भला क्या पावर दी, टू मेक लॉ ऑन सिटीजनशिप, टू मेक लॉ ऑन सिटीजनशिप। और साथ ही में जो इसका सब क्लॉज 2 कहता है कि जो पार्लियामेंट है वो क्या कर सकता है, रिवोक और रिस्ट्रिक्ट
रिवोक और रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। यानी कि अगर हम देखें तो आर्टिकल 11 क्या कर रहा है, इसके सब फर्स्ट सब क्लॉज में क्या रहा है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट, वही सेम बात जैसे इसमें लिखा था पार्लियामेंट टू रेगुलेट, तो ये पावर कौन देता, तो ये पावर ये इसका सब क्लॉज 1 देता है। क्या कहता है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन सिटीजनशिप, क्या कि वो सिटीजनशिप के ऊपर क्या बना सकते हैं, नया लॉ बना सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका सब क्लॉज 2, तो वो क्या कह रहा है, रिवोक और रिस्ट्रिक्ट सिटीजनशिप, ठीक, ऑफ समवन पर्सनली और एक ग्रुप के लिए भी। तो कैसे, जो पार्लियामेंट है वो आपकी सिटीजनशिप दे भी सकती है, रिवोक और रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है, बंद भी कर सकती है। अब बंद किस केस में, अगर आप देशद्रोह का कोई काम करते हैं तो आपकी सिटीजनशिप सीधे सीधे रेस्ट्रिक्ट कर दी जाती है। अगर आप किसी अदर कंट्री से आए, आपने सिटीजनशिप ली और उसके कुछ थोड़े ही टाइम में आपने क्या किया, कोई ऐसा इंडिया में क्राइम कर दिया, तो आपकी सिटीजनशिप रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी, ठीक। और बहुत केसेस में रिवोक भी होती है, जैसे नॉर्मली किसी को सिटीजनशिप दी जाती है तो वो भी क्या होता है, रिवोक। तो वो किसके हाथ में है पावर, पावर है पार्लियामेंट के हाथ में। कौन देता है ये पावर, आर्टिकल 11, ठीक। अब हम बढ़ते हैं अगला नेक्स्ट पार्ट पे जो की है फंडामेंटल राइट्स। तो चलिए बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो अब हम आते हैं फंडामेंटल राइट्स पे। तो फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट होता है आर्टिकल 12 से। कहां से स्टार्ट होता है, आर्टिकल 12, और एंड कहां पर होता है, आर्टिकल 55 पर। तो आर्टिकल 12 और 13 नॉर्मली डेफिनेशंस है। क्या आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स, और आर्टिकल 13 बताता है कि कौन कौन से लॉ कब तक वैलिड रहेगा और कब तक वैलिड नहीं रहेगा, कौन कौन से लॉ को चेंज किया जा सकता है, नहीं चेंज किया जा सकता, ठीक। उसके बाद हम बढ़ेंगे राइट्स टू इक्वालिटी पे, जो कि है 14 से 18 तक। समानता का अधिकार, राइट्स टू फ्रीडम, राइट्स टू एक्सप्लॉइटेशन या राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सेविंग ऑफ सर्टेन लॉ, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इन सबको हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले एक नॉर्मली समराइज कर लेते हैं कि असल में होता क्या। तो राइट्स टू इक्वालिटी, राइट्स टू इक्वालिटी में हम देखेंगे कि सबको कैसे बराबरी का अधिकार दिया गया है। राइट्स टू इक्वालिटी में हम क्या देखेंगे, कैसे सबको बराबरी का अधिकार दिया गया है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो भारत का कोई भी नॉर्मल वर्क प्लेस हो, ठीक। और उसके बाद फिर हम राइट टू फ्रीडम में देखेंगे कि हमको किस किस चीज की आजादी है। उसी तरीके से फिर हम देखेंगे राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में, जो कि आर्टिकल 23 टू 24, कि हम कहां-कहां अपना बचाव कर सकते हैं। यानी जैसे राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में कोई हमें कैसे पकड़ के ले जाए तो हम कैसे बचे, या ठीक है कि कोई हमसे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता, तो ठीक है, वो क्या है, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में आ जाता है। फिर उसके बाद राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि आप अपने रिलीजन को, जो आपका रिलीजन है वो आप खुद चूज कर सकते हैं, आप पे कोई फोर्स नहीं है, आप कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक, जो आपका कल्चर है आप उसको प्रिजर्व कर सकते हो, जो आपके नॉर्मल स्क्रिप्ट्स है, आपका जो सोसाइटी है, आप जिस कल्चर से आते हो आप उसको प्रिजर्व कर सकते हो। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट में आते हैं सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज, तो सर्टेन लॉज से हम कैसे खुद को बचा सकते हैं, बहुत सारे लॉज से हम कैसे खुद को बचाएंगे, वो किसमें आता है, सेविंग ऑफ सर्टेन लॉ में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 35। सो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट होता है आर्टिकल 12 से। तो आर्टिकल 12 क्या कहता है, आर्टिकल 12 कहता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स। अब ये स्टेट्स हैं, डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स, और हम फंडामेंटल राइट्स में स्टेट्स क्या पढ़ रहे हैं, ठीक। तो असल में फंडामेंटल राइट्स है क्या, पहले ये समझते हैं। फंडामेंटल राइट्स इंडियन सिटीजनशिप जितने भी होल्डर्स हैं, जितने भी इंडियन सो फंडामेंटल राइट्स भारत के नागरिकों को दिया जाता है ताकि कोई उनको एक्सप्लॉइट ना कर सके, ठीक। पर इमरजेंसी के केस में फंडामेंटल राइट्स ले लिए जाते हैं। और उसके बाद हम आगे देखें तो असल में आर्टिकल 12 क्या कहता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स। डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स क्यों बोला गया, ठीक, कि हम किस किस के खिलाफ, फंडामेंटल एक्सप्लॉइट होने का केस कर सकते हैं, ये कौन कौन हमारा एक्सप्लॉइट करे तो हम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स कहता है, अगर आसान भाषा में कहें तो जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, क्या है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वो एमसीडी हो, कुछ भी हो, एमसीडी, बीएमसीडी जो भी होता है, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इवन
जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑल ओवर इंडिया वो किसमें आती है? स्टेट। ठीक, गवर्नमेंट किसमें आती है? यूनियन स्टेट में। स्टेट गवर्नमेंट किसमें आती है? स्टेट में। ठीक, अब यहां से स्टेट का मतलब कोई राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब कोई राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क करती है, जैसे कि मेनली बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, मान लीजिए आईआईटी, ठीक है, गवर्नमेंट से लिंक है, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस, एनीथिंग, कुछ भी चीज जो किससे लिंक हो? गवर्नमेंट से जस्ट लिंक हो, क्या हो? लिंक हो, वो क्या है? स्टेट। अगर आपको आर्टिकल 12 अच्छे से समझना है डेफिनेशन से, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसके बाद हम आर्टिकल 12 पे एक डिफरेंट क्लास निकालेंगे अगर आपको चाहिए होगा तो। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 13 पे। तो नॉर्मली हमने आर्टिकल 12 में देखा कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स देता है। स्टेट्स क्या है? कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी चीज जो गवर्नमेंट से लिंक्ड है, वही उसी के खिलाफ हम क्या कर सकते हैं? एक्सप्लॉइट होने का केस कर सकते हैं, या वही क्या है? केवल स्टेट। अब आर्टिकल 13 में, तो अब आर्टिकल 13 क्या कहता है? तो देखिए आर्टिकल 13 नॉर्मली बताता है कि जो भी लॉ संविधान के बनने से पहले और संविधान के बनने के बाद बने, अगर उनमें कोई खराबी है तो उसको क्या किया जा सकता है? चेंज किया जा सकता है। ठीक, पर अब यहाँ पे एक बात आती है कि जी हम तो स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ सकते ना, तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर नहीं तोड़ेंगे। अब जैसे पर्सनल लॉ को चेंज कर फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया, ठीक, उसी तरीके से देखा जाए कि कोई भी लॉ जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन के क्या प्री फ्रीडम हो, मतलब अभी भी बहुत सारे लॉज ऐसे हैं जो क्या थे? फ्रीडम से पहले के थे, तो उनको चेंज किया जा सकता है। कोई भी लॉ जो इसके बाद है पर कहीं ना कहीं लोगों को इनकन्वीनियंस हो रहा है उसकी वजह से, उसको भी चेंज किया जा सकता है। बकायदा कॉन्स्टिट्यूशन के किसको ना हार्म हो? कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर को ना हार्म हो। किसको ना हार्म हो? कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर को ना हार्म हो। तो हम क्या प्री और पोस्ट को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं लोगों के कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि एक कंट्री के लिए उसके सिटीजन्स जितने भी होते हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। ठीक, तो इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नहीं आया तो आप नीचे कमेंट करिए, और फिर हम इसके ऊपर इन दोनों लॉज के ऊपर इन दोनों आर्टिकल्स के ऊपर क्या करेंगे? एक डिफरेंट क्लास लेकर आएंगे। तो आइए बढ़ते हैं आर्टिकल 14 की तरफ। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स का पहला पार्ट, जो कि है राइट्स टू इक्वालिटी, और वो है 14 से 18 में, यानी आर्टिकल 14 से 18 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी लॉ के आगे सब क्या है? सामान्य है। लॉ के आगे सब बराबर है। आपने कोर्ट में देखा होगा, वो एक मैम खड़ी रहती है हाथ में वो लेकर तराजू टाइप का लेकर, तो वो क्या होता है? वो यही शो करती है कि भाई हम अंधे हैं, हमारे आगे सारे बराबर हैं। असल में इसका जो भी हो, बट आर्टिकल 14 तो यही कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि लॉ के आगे क्या है? सब बराबर है। कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, ठीक है। जिसने क्राइम किया है उसने क्राइम किया है, ठीक। उसके केस में ये नहीं देखेंगे कि हम उस पे इतना पैसा है, उस पे इतनी पावर है। ये बस प्रेसिडेंट के लिए ही रहता है। प्रेसिडेंट भी अपनी लेकिन ये भी है कि प्रेसिडेंट के ऊपर केस तब तक नहीं हो सकता जब तक क्या वो अपने कार्यकाल में, उसके बाद हो सकता है, ठीक। तो क्या प्रेसिडेंट और गवर्नर को छोड़कर यहाँ पे क्या है? सब लोग क्या है? बराबर है। किसके आगे? लॉ के आगे। और प्रेसिडेंट और गवर्नर भी होगा, पर कब? जब उनका कार्यकाल आगे खत्म होगा। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 14 में जस्ट इतना ही था कि लॉ के आगे सब क्या है? बराबर। आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑन ग्राउंड ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ सॉरी इधर डिस्क्रिमिनेशन आ रहा है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, prohibition of discrimination on the basis of religion, race, caste, sex, place of birth। यानी आप ग्राउंड पे, जो आप ग्राउंड है आपका, उस ग्राउंड पे आप किसी के साथ रिलीजन के चक्कर में कि मेरा धर्म ये है, मेरा धर्म वो है, इस पे क्या नहीं कर सकते? डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। रेसिज्म, जो काला गोरा होता है उसके बेसिस पे क्या नहीं कर सकते? डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। सेम वैसे ही कास्ट, ठीक, कास्ट के ऊपर भी नहीं कि मैं इस कास्ट का हूं, मैं इस कास्ट का हूं, उस पे भी आप क्या नहीं कर सकते? डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। उसके बाद सेक्स, यानी किसी का जेंडर, क्या? किसी का
जेंडर, ठीक, और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी मान लीजिए नॉर्मली होता है कि जो पीपल्स मेनली यूपी बिहार के होते हैं उनको क्या कहा जाता है कि ये बिहारी है, ये यूपी से आया, ये वो है, ये बाबू है, जो भी, बट वो नहीं होना चाहिए। किसके हिसाब से? आर्टिकल 15 के हिसाब से। आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर। किसके ऊपर? प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर, कि वो बंदा असल में जहां बॉर्न हुआ है उसके ऊपर आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप लॉ की नजरों में लायबल होंगे। किसके लिए? एक केस के लिए, ठीक, आपके ऊपर केस हो। उसके बाद अब आर्टिकल 15 की कुछ सब क्लॉजेस, आर्टिकल 15 की कुछ सब क्लॉजेस। तो आर्टिकल 15 कहता है कि जो भी स्टेट है, स्टेट जो मैंने आर्टिकल 12 में बताया, जो भी स्टेट है वो अपने सिटीजनशिप, जो जितने भी उनके सिटीजन्स हैं, सॉरी सिटीजनशिप निकल गया, जितने भी सिटीजन्स हैं उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। इसका सब क्लॉज 2 कहता है, आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 2 कहता है कि जो भी स्टेट है वो इन पे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। अब इसके बाद इसका सब क्लॉज 3 आता है आर्टिकल 15 का, और आर्टिकल 15 का थर्ड सब क्लॉज या सब क्लॉज क्या कहता है कि जो स्टेट है, ठीक है, उसको आर्टिकल 15 नहीं रोकता है क्या करने के लिए? वुमेन्स और चिल्ड्रंस पे, क्या करने के लिए? वुमेन्स और चिल्ड्रन पे लॉ बनाने के लिए। यानी आसान भाषा में कहें तो आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3 कहता है कि आर्टिकल 15 पार्लियामेंट या स्टेट को ये पावर देता है, या ऐसा कहिए कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो स्टेट को रोके। किस पे लॉ बनाने के लिए? वुमेन्स और चिल्ड्रंस पे, इनकी भलाई के लिए, इनको बढ़ावा देने के लिए क्या कोई भी लॉ बनाए, कौन स्टेट, उसको कौन नहीं रोकेगा या ना रोकने जैसा कुछ मेंशन नहीं, वो कहां पे है? आर्टिकल 15 में। उसके बाद आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 आता है। क्या आता है आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4? तो आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 कहता है कि वर्क प्लेस, मतलब तो आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 कहता है कि स्टेट को कोई नहीं रोकता है, या स्टेट को 15 आर्टिकल 15 नहीं रोकता है किन पे लॉ बनाने के लिए? एजुकेशन पे लॉ बनाने के लिए और बैकवर्ड क्लासेस पे लॉ बनाने के लिए, ठीक। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठना चाहिए, मतलब सारे बच्चों के मन में एक सवाल ये उठना चाहिए कि आपने तो कहा था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक, आपने कहा था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, यही कहता है हमारा राइट्स टू इक्वालिटी और आर्टिकल 15, ठीक, बहुत बढ़िया बात है, ठीक। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि आर्टिकल 15 तो कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। फिर इंडिया में ये जो वो ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल ये है, ये क्यों हो रहा है? इसको कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। क्या कहते हैं इसको? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, यानी अब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है कि जो चीज पहले से बहुत कमजोर है, यानी आप बहुत ज्यादा वीक, ठीक, आप वीक, नॉर्मल अगर कोई हेल्दी पर्सन है उसको कोई भी वे प्रोटीन नहीं देगा, ठीक है, उसको वे प्रोटीन नहीं देगा क्योंकि वो पहले से हेल्दी है, ठीक। बट जो बहुत ज्यादा कमजोर है, लाइक मेरी तरह, उनको क्या रिकमेंड करते हैं? प्रोटीन्स रिकमेंड करते हैं कि आप ये प्रोटीन लीजिए, आप ये प्रोटीन लीजिए, जिससे कि क्या होगी? आपकी मसल गेन होगी। तो मैं उठकर किसके बराबर आ सकूं? ये हेल्दी वाले पर्सन के बराबर आ सकूं। तो इसीलिए ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, ठीक। ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी ऐड कर दिया जाएगा कब? जब ये जो नीचे वाले जितने भी नीचे वाले लोग थे ये इसके बराबर, यानी अगर मैंने जो अभी एग्जांपल है उसके हिसाब से जो ये अनहेल्दी पर्सन है वो इस हेल्दी पर्सन के साथ आ जाएगा, यानी सेम मसल, सेम ग्रोथ, सेम बॉडी सब अलग, ठीक, इनके बराबर आ जाए। तो इसीलिए इसमें क्या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आप कर सकते हैं, बट नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी रिलीजन, कास्ट, सेक्स इन सब के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते नॉर्मली। यानी स्टेट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, मैं किसी को नहीं जाके बोल सकता कि तू काला है, तू ये है, तू उस धर्म का है, मेरे पे केस हो जाएगा, ठीक। अब इसके सब क्लॉजेस रिमाइंड करिए। सब क्लॉजेस 1 क्या कहता है कि स्टेट कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा उसके सिटीजन्स में, ठीक। उसका सब क्लॉज 2 क्या कहता है? क्या कहता है सब क्लॉज 2? बताइए। उसका सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि आप कभी भी किसी को रेस, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। इसका सब क्लॉज 3 कहता है कि आर्टिकल 15 नहीं रोकता है स्टेट को किस पे लॉ बनाने के लिए? वुमेन्स और चिल्ड्रन वेलफेयर के ऊपर लॉ बनाने के लिए। इसका सब क्लॉज 4 कहता है कि कुछ भी आर्टिकल 15 स्टेट को नहीं रोकता है लॉ बनाने के लिए किसके ऊपर? एजुकेशन प्लस
नंबर यानी वही पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन वाला सीन। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब हमने आर्टिकल 14 कर लिया, 15 कर लिया, अब हम लोग बढ़ते हैं आर्टिकल 16 और 17 की ओर। होप कि आपको ये समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी कि कोई भी स्टेट अगर कोई गवर्नमेंट जॉब निकालता है या कोई भी अपॉर्चुनिटी निकालता है उसके सिटीजन्स के लिए, तो उसमें वो क्या नहीं करेगा? डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। ठीक, यानी कि उसमें वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। डिस्क्रिमिनेट किस तरीके से? मान लीजिए कोई बहुत अमीर है, ठीक है, किसी मिनिस्टर का लड़का, ठीक, और यहाँ पे एक नॉर्मल एक जो मिडिल क्लास फैमिली का कोई बॉय है, तो स्टेट उनको नहीं लेगा। स्टेट के लिए वो अमीर वाला भी सेम है या वो मिनिस्टर का लड़का भी सेम है और नॉर्मल वो जो मिडिल क्लास बॉय था वो भी सेम है, तो वो अपॉर्चुनिटी में क्या नहीं करेगा? डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ठीक, अपॉर्चुनिटी में क्या नहीं करेगा? डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। किसमें? एम्प्लॉयमेंट में। अगर वो कोई एम्प्लॉयमेंट देना चाहता है तो उसमें क्या नहीं करेगा? डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। तो आइए आते हैं आर्टिकल 17 पे। आर्टिकल 17 पे आगे कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये एक एब्सोल्यूट राइट है, कभी नहीं खत्म होगा। ठीक, तो आर्टिकल 17 क्या कहता है? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत नहीं कर सकते हम। क्या नहीं कर सकते? छुआछूत। जैसे पहले के टाइम में बहुत ज्यादा ये होता था कि तू लोअर कास्ट का है या तेरा रिलीजन ये है तो हम तेरे को नहीं छुएंगे। ठीक, उससे दूर भागते थे। इवन अगर वो कोई ग्लास छू दे उनके लिए तो उसमें उसको दोबारा हाथ नहीं लगाया जाता था, बस टच करने थे। ठीक, वो किसी अगर कहीं से पानी पी ले किसी कुएं में से तो उस कुएं तक को छोड़ दिया जाता था, उसको भी नहीं लिया जाता था। ये अब धीरे धीरे खत्म हो चुका है, लगभग कहीं कहीं है, बट अभी हम इधर देखते हैं क्या है? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक, आप किसी के साथ क्या नहीं कर सकते? छुआछूत नहीं कर सकते। पर इसका भी क्या है? इसका भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कैसे? ये डिसीज्ड वाले सीन में, मतलब जब भी कोई डिसीज पर्सन है, मान लीजिए ऐसा कोई पर्सन है जिसको कोई डिसीज है और उसके अगल बगल बैठने से क्या होगा? वो किसी न किसी और को स्प्रेड होगा। ठीक, क्या होगा? स्प्रेड होगा। तो वहां पर आप अनटचेबिलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को कोविड हो रखा है, ठीक, किसी को कोविड है, मैं बैठा हूं, मेरे बगल में आके वो बैठ गया, अब मैं उससे उठ के दूर भागने लगा, तो वो क्या बोलेगा कि भाई आर्टिकल 17 तो कहता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कि आप अनटचेबिलिटी तो परफॉर्म कर ही नहीं सकते और आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपके ऊपर केस होगा। तो मैं उसको डायरेक्टली बोल दूंगा भाई थोड़ा जाके ढंग से पढ़ के आ। उसके नीचे एक एक्सेप्शंस भी है, ऐसी चीजें जिससे सामने वाले को हार्म हो, ठीक, ये किस तरीके का फिजिकल हार्म हो, मेंटल हार्म हो, उस केस में आप क्या कर सकते हैं? अनटचेबिलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो बंदा भी वहां से चुपचाप उठकर चला जाएगा और आप किसी भी केस के लिए लायबल नहीं होंगे। तो ठीक है, 16 क्या कहता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक, इन एम्प्लॉयमेंट, इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक, अगर आप किसी को जॉब दे रहे हैं तो उसमें आप क्या नहीं कर सकते? डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। कौन नहीं करेगा डिस्क्रिमिनेशन? स्टेट। कौन नहीं करेगा डिस्क्रिमिनेशन? स्टेट नहीं करेगा। आर्टिकल 17 कहता है अनटचेबिलिटी, छुआछूत नहीं कर सकते आप, ठीक है, और कर भी सकते तो किन केसेस में? जब सामने वाले को कोई हार्म हो रहा हो उसको। तो आइए आते हैं आर्टिकल 18 पे। आर्टिकल 18 क्या कहता है? एबॉलिशन ऑफ टाइटल। एबॉलिशन ऑफ टाइटल यानी आप अपने नाम के आगे कोई भी टाइटल, राजा, रंग, कुछ भी नहीं रख सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप लायबल होंगे इंडियन क्राइम के लिए। ठीक, अब इसमें भी एक्सेप्शंस आते हैं कि आप टाइटल नहीं रख सकते। फिर बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर टाइटल नहीं रख सकते, हम टाइटल नहीं रख सकते, तो बहुत जो डॉक्टर्स हैं वो अपने नाम के आगे डॉक्टर्स लिखते हैं, लॉयर्स, एडवोकेट लिखते हैं, प्रोफेसर्स लिखते हैं, आर्मी के जो भी उनके रैंक्स होते हैं वो लिखते हैं। आर्मी के जो भी रैंक्स होते हैं वो लिखते हैं। तो ऐसा क्यों? तो बस उन्हीं लोगों को मान्यता दी गई है, यानी कि आप एजुकेशनल रैंक आपकी जो भी है, डॉक्टर, प्रोफेसर, एडवोकेट, ठीक है, साइंटिस्ट, जो भी है, वो आप अपने नाम के आगे क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। ठीक, और उसी तरीके से आर्मी की रैंक जैसे कैप्टन, मेजर, ये सब आप अपने नाम के आगे लगा सकते हैं, इसमें आपको कोई रोकेगा नहीं। तो आइए एक बार रिमाइंड करते हैं ये पूरा राइट्स टू इक्वालिटी। राइट्स टू इक्वालिटी बेसिकली इतना ही था। ठीक, 5 आर्टिकल्स आते हैं इसमें, तो आइए रिमाइंड करते हैं एक साथ। ठीक, और सॉरी राइट्स टू इक्वालिटी से पहले भी थोड़ा कर लेते हैं। आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 क्या कहता है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट असल में है क्या? आर्टिकल 13 लॉ कब से कब तक या कैसे कैसे लॉज में हम चेंज कर सकते हैं, फ्रीडम से पहले और फ्रीडम के बाद। ठीक, उसके बाद आर्टिकल 14 क्या कहता है? जब राइट्स टू इक्वालिटी स्टार्ट होता है, आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ,
यानी लॉ के आगे क्या है, सब बराबर है। उसके बाद आर्टिकल 15 में हम आते हैं। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, किस बेसिस पे, रेस, सेक्स, कास्ट, कलर, ठीक, इन सब बेसिस पे आप क्या नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। उसके बाद आर्टिकल 16 क्या कहता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अगर आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं तो उसमें आपको क्या देना होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना होगा। आर्टिकल 17 क्या कहता है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आप छुआछूत नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। उसके बाद आता है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या कहता है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक, आप कोई भी अपने नाम के आगे टाइटल्स नहीं लगा सकते, और कैसे कैसे कौन कौन लोग लगा सकते हैं वो भी इसी में बताया हुआ है। होप आपको राइट्स टू इक्वालिटी वाला पोर्शन समझ आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि नेक्स्ट पार्ट क्या है, राइट्स टू फ्रीडम। राइट्स टू फ्रीडम, आजादी का अधिकार। तो अब ये अधिकार हमको कैसे कैसे देता है, तो अब ये स्टार्ट होता है आर्टिकल 19 से। आर्टिकल 19 क्या कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एटसेट्रा। इस एटसेट्रा को भी अभी हम समझते हैं, पहले हम देखते हैं कि ये क्या कहता है। तो ये कहता है, ये आपको प्रोटेक्ट करता है बहुत सारी चीजों से, जो अगर आप एक कंट्री में आपको रह रहे हैं तो वो राइट्स आपको दे देने चाहिए, और आपको खुश होना चाहिए कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं वहां पे आपको इतने सारे राइट्स दिए जा रहे हैं, ठीक। बट यहाँ पे क्या होता है कि फिर भी गवर्नमेंट को वो दिया जाता है ना, पर ये तो काम है हर बार का, कोई भी गवर्नमेंट रहेगी तो वो इतना तो लोग करेंगे, ठीक। तो आपको राइट्स, तो सबसे बड़ा राइट है ये स्पीच का, सबसे बड़ा जो राइट्स दिया हुआ है प्रोटेक्शन, आपको स्पीच करके आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक, आप कुछ भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, स्पीच और एक्सप्रेशन, ठीक, क्या है, स्पीच और एक्सप्रेशन, ठीक। तो सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं कि इसी को आर्टिकल 19 को क्या कहा जाता है, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा जाता है, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की क्या रीढ़, किसको कहा जाता है, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किसको कहा जाता है, आर्टिकल 19 को। अच्छा, अब मैं ये कहूं कि मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है इसको राइट्स टू इक्वालिटी को, या सॉरी फंडामेंटल राइट्स क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। तो इसको बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, आर्टिकल 19 को कहा जाता है। तो इसके बाद अब कुछ टर्म्स हैं, वो टर्म्स हम देखते हैं कि जैसे आपको किस किस के लिए फ्रीडम मिली है, तो आपको फ्रीडम मिली है स्पीच, आपको फ्रीडम मिली है स्पीच के लिए कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, स्पीच और एक्सप्रेशन। आप असेंबलीज ग्रुप कर सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, ठीक। उसके बाद फ्रीली मूव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। उसके बाद सेटल हो सकते हैं। उसके बाद था प्रॉपर्टी का, क्या था उसके बाद, प्रॉपर्टी का, क्या था उसके बाद, प्रॉपर्टी का, जो कि अब खत्म कर दिया गया है। उसके बाद क्या था, प्रॉपर्टी का था, उसको क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया। और जो 7th है वो क्या है, प्रोफेशन। जो 7th है वो क्या है, प्रोफेशन है, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि हमको किस किस के लिए राइट्स मिले हुए, किस किस के लिए प्रोटेक्शन मिले हुए, हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए हम कुछ भी बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसका मीडिया आजकल के टाइम में बहुत ज्यादा फायदा उठाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्पीच दे सकते हैं, एक्सप्रेस, या ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपने अपनी कुछ एक्सप्रेस करी, कि आपकी कुछ मन में ऐसी भावना है जो आप अपने लोगों से बांट सकते हैं, ठीक। वो भावना बांटने के लिए आप लोगों का ग्रुप इकट्ठा करेंगे, असेंबली बनाएंगे, क्या करेंगे, असेंबली बनाएंगे, ठीक। अब आपने असेंबली बना दी, तो अब उस काम को करने के लिए आप एक ग्रुप का वो करेंगे, गठन करेंगे। वो ग्रुप क्या होगा, एसोसिएशन होगा। वो क्या होगा, ग्रुप एसोसिएशन होगा, ठीक। तो ये बस समझाने की ट्रिक है कि आप एक्सप्रेस, असेंबली, स्पीच। अब आपने एसोसिएशन क्रिएट कर लिया, उसका ऐड भी तो करना है, तो आपको क्या करना होगा, फ्रीली मूव करना होगा, मतलब मूव करना होगा इस स्टेट से इस स्टेट में, या इस स्टेट से इस स्टेट में। तो आप क्या करेंगे, फ्रीली मूव करेंगे, ठीक, कहीं भी, मतलब ऑल ओवर इंडिया आप फ्रीली मूव कर सकते हैं। उसके बाद अब आते हैं सेटल पे, कि आप किसी भी कहीं भी जगह पे जाके, मतलब
ऑल ओवर पार्ट्स इन इंडिया, इंडिया के किसी कोने में जाके अपना रेसिडेंशियल घर बना सकते हैं और सेटल हो सकते हैं। उसके बाद आता है प्रॉपर्टी, जो कि प्रॉपर्टी का यहां से हटा दिया गया। प्रॉपर्टी दो जगह था, एक यहां था और एक था आर्टिकल 31 में, जो कि 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया। क्योंकि अगर हम देखें कि मान लीजिए यहां पे एक क्या है, एक लैंड है, एक फील्ड है, ठीक, और यहां से रेलवेज को अपना प्रोजेक्ट लेकर जा रहा है, गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट जा रहा है जो कि यहां से ऐसे जाएगा, ठीक। अब यहां का बंदा तो बोल देता कि भैया मेरे पास तो प्रॉपर्टी है, ये मेरे राइट्स को फंडामेंटल राइट छीन रहे हो तुम मेरे, सुप्रीम कोर्ट में चला जाता। अब क्या ये अपने इतने लैंड के लिए रोड ऐसे या जो भी ट्रेन की पटरियां थी वैसे को आगे लेकर जाता, तो यही केसेस होने लग गए। तो इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या करा, इसको यहां से हटा दिया और आर्टिकल 31 से हटा दिया, आर्टिकल 31 से हटा दिया, ठीक। अब अगर कोई पूछे कि जैसे फंडामेंटल राइट्स में प्रॉपर्टी जो था 31 भी था और इधर भी मेंशन था, तो ये पहले फंडामेंटल राइट्स था, अब क्या है, तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि राइट्स टू प्रॉपर्टी अब क्या है, तो राइट्स टू प्रॉपर्टी अब क्या है, लीगल राइट है, लीगल राइट है, मतलब कोई और आपसे नहीं छीन सकता गवर्नमेंट के अलावा, और गवर्नमेंट आपको छीनेगी नहीं, कंसेशन देगी उसके बदले। अगर सरकार कोई प्रोजेक्ट चलाती है तो उसमें आप मना नहीं कर सकते, आपको अपनी लैंड देनी होगी। जैसे दिल्ली में जब मेट्रो बन रहा था तो बहुत सारी लैंड पे उनको क्या करना पड़ा, तोड़ना पड़ा, तो क्या लोगों ने मना कि नहीं कर सकते, आप कर ही नहीं सकते, तो उसके बदले आपको क्या मिलेगा, कंसेशन मिलेगा। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं कि ये कैसे कैसे हमको पावर देता है, क्या क्या करते हैं कि आप स्पीच एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप असेंबली कर सकते हैं, एसोसिएशन क्रिएट कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में, कहीं भी सेटल हो सकते हैं, इंडिया के किसी कोने में सेटल हो सकते हैं, रेसिडेंस बना सकते हैं, प्रॉपर्टी का राइट था अब हट गया। और ये प्रोफेशन, आप इंडिया में कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, कोई भी, आप टीचर बनना है टीचर बनिए, डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनिए, सिंगर बनना है सिंगर बनिए, एजुकेटर बनना है एजुकेटर बनिए, आप कुछ भी बन सकते हैं, कोई भी आपको रोकेगा नहीं, आप अपना कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। तो बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19। तो आइए बढ़ते हैं आर्टिकल 20 की तरफ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 20 क्या कहता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, क्या कहता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, ठीक, कि मतलब वन क्राइम, मतलब क्या कहता है कि जब आपने क्राइम किया, जब आपने क्राइम किया तो आपको उस क्राइम की किस हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी। तो जैसे अगर आपने एक क्राइम किया है तो आपको एक पनिशमेंट मिलेगी, वन क्राइम वन पनिशमेंट। अगर आपने कोई एक क्राइम कमिट किया है, जैसे आपने मर्डर किया है तो आपको मर्डर की सजा मिलेगी, ठीक, मर्डर किया है मर्डर की सजा मिलेगी। उसमें आप क्या कहते हैं, ये नहीं लगा सकते कि क्या कहते हैं, जैसे मर्डर की अटेम्प्ट टू मर्डर भी लगा दो, ठीक, अब वो मर्डर करने चोरी करने गया था, ठीक है, और उसने मर्डर कर दिया, फिर ये सब उसमें नहीं होगा, ठीक। अब आगे देखते हैं कि जैसे वन क्राइम वन पनिशमेंट तो हो गया, कि मतलब एक क्राइम के लिए क्या होगी, सिर्फ एक पनिशमेंट। यानी अगर आप होमवर्क करके नहीं जाते थे तो टीचर आपको क्या कहता था, मुर्गा बन जाओ, ठीक। अब अगले दिन आपने होमवर्क कर लिया पर टीचर ऐसा तो नहीं बोलता ना, मुर्गा बन के खड़े हुए कि तूने उस दिन भी होमवर्क नहीं किया था, अब मुर्गा बन जा, तो आप ऐसा होता था, नहीं होता था ना। तो वैसे ही वन क्राइम वन पनिशमेंट, एक क्राइम के लिए क्या होगा, एक पनिशमेंट होगा। और उसके बाद पनिशमेंट ऑन बिहाफ ऑफ क्राइम है, क्या, पनिशमेंट ऑन बिहाफ ऑफ क्राइम है, मतलब जिस समय आपने क्राइम किया था, मान लीजिए कि 2014 में मैंने कोई क्राइम कमिट किया, 2014 में मैंने कोई क्राइम कमिट किया, ठीक है, मैंने 2014 में मान लीजिए कल्पेन होमिसाइड का किया था। कल्पेन होमिसाइड मर्डर होता है पर उसमें क्या होता है, मरने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कल्पेन होमिसाइड का किया मैंने, उस टाइम पे कल्पेन होमिसाइड की क्या थी, कल्पेन होमिसाइड की जो सजा थी वो क्या थी, मतलब नॉर्मली 14 साल की जेल मांग, क्या थी, 14 ईयर की जेल थी, इम्प्रिजमेंट थी, ठीक। पर जो मेरा केस खत्म हुआ, वो केस खत्म हुआ तुम्हारा 2020 में, और अभी कल्पेन होमिसाइड का मतलब है फांसी, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, असल में ऐसा कुछ नहीं है। कल्पेन होमिसाइड का मतलब है फांसी, तो क्या अब मेरे को फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, नहीं चढ़ाया जाएगा। आर्टिकल 20 यही कहता है कि पनिशमेंट ऑन बिहाफ ऑफ क्राइम पे, क्राइम टाइम पे जब मैंने क्राइम किया उस टाइम पे क्या लॉ था, उस टाइम पे क्या लॉ था, उसी के बेसिस पे मुझे क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, ठीक, उसी के बेसिस पे मुझे क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। मान लीजिए टीचर ने कहा, आप स्कूल गए, टीचर ने पहले ही बोला था कि टेस्ट में जिसके नंबर नहीं आएंगे, ठीक, वो क्या होगा, इस टेस्ट में, पर्टिकुलर टेस्ट में जिसके नंबर नहीं आएंगे उसको मुर्गा बनना पड़ेगा, ठीक। बट आपका क्या हुआ, आप उस दिन एब्सेंट थे और अगले दिन वाला टेस्ट हुआ, ठीक, उसमें आप पास हुए, और बट
सॉरी उसमें भी आप एब्सेंट ही रहे, पर आप जब स्कूल में आए तो अब ऐसा कहा कि टीचर ने कहा कि क्या कहते हैं भाई जो नहीं आता उसको अभी के लॉ मतलब ये जो प्रोजेक्ट 2 टेस्ट हो गए ना यहाँ पे, तो जो ये सेकंड वाला टेस्ट था उसमें ये था कि उसको रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा, ठीक। तो क्या हुआ कि वो बंदा जो था, जो वो पर्सन था, वो क्या हुआ, लायबल होगा उसके लिए? नहीं, वो पहले वाले के लिए ही लायबल होगा, उसको क्या मुद्दा ही बनाया जाएगा, ठीक। ये बस ऐसे समझने के लिए, कंफ्यूज मत होना। तो आर्टिकल 20 क्या कहता है कि आपको वन क्राइम वन पनिशमेंट, एक क्राइम एक पनिशमेंट, पनिशमेंट ऑन बिहाफ ऑफ क्राइम। अब इसमें एक बात और आती है, इसमें एक बात और आती है कि आप खुद के खिलाफ क्या नहीं दे सकते, गवाही नहीं दे सकते आप खुद के खिलाफ। मान लीजिए आपने कोई क्राइम कमिट किया है, ठीक, अब आप कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते कि क्या भैया कि तुमने गवाही, अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। मान लीजिए मैं जाके बोलूं हाँ जी मैंने मर्डर किया है, ये वो, ठीक, तो बट कोर्ट इसको क्या कर देगा, निगलेक्ट कर देगा, क्योंकि कोर्ट को पता है कि आप किसी के प्रेशर में भी बोल सकते हैं। तो प्रोहिबिशन को क्या करना पड़ेगा, पूरे प्रूफ लाने पड़ेंगे आपको, क्या क्रिमिनल साबित करने के लिए। आप खुद बोलेंगे कि भैया मैंने ही किया है, तो भी आप कोर्ट आपको सजा नहीं देगी, ठीक। अब इसमें देखें कि मान लीजिए जब आपको पुलिस पकड़ती है, पुलिस मारती है, तो पुलिस का मुंह तो नहीं, तो आप पुलिस के आगे सीधे बोल दो हाँ भैया मैंने किया है, क्योंकि आर्टिकल 20 क्या कहता है, आपकी गवाही नहीं मैटर करती। आप चाहे जो मर्जी बोलो, आप तो ये भी बोल सकते हो कि भाई मैं तो क्या कहते हैं बेकसूर हूं, तो कोर्ट क्या आपको छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा ना। उसी तरीके से अगर आप अपना मतलब कमिट करते हो कि मतलब आपने कोई क्राइम कमिट किया और आप खुद बोलते हो कोर्ट के आगे कि हाँ जी मैंने किया, तो भी कोर्ट नहीं मानेगा जब तक उसको क्या नहीं दिए जाएंगे, सारे प्रूफ, क्योंकि वो किसी के प्रेशर में भी हो सकता है, ठीक। इतना समझ आया आपको? अब बढ़ते हैं आर्टिकल 21 की तरफ। किसकी तरफ? आर्टिकल 21 की तरफ। किसकी तरफ? आर्टिकल 21। ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, जीवन को बचाने का अधिकार, प्लस पर्सनल लिबर्टी। तो अब यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ का मतलब क्या है कि मतलब जैसे पहले था आप सुसाइड नहीं कर सकते, सुसाइड नहीं कर सकते, पहले ये क्राइम था, आईपीसी 309 में आता था सुसाइड का क्राइम, बट लास्ट में देखा गया कि यार वो बंदा पहले ही टेंशन में सुसाइड कर रहा है और हम उसको क्या कहते हैं क्राइम में डाल के फ्रीज कर रहे हैं, तो क्या वो सही था? नहीं था, इसलिए सुसाइड को हटा दिया गया। पर फिर भी आप क्या नहीं कर सकते, सुसाइड, आपको मरने नहीं दिया जाएगा, ठीक। आप परेशान है चाहे जितना भी, आपको सुसाइड नहीं करने दिया जाएगा। अगर किसी की वजह से एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, किसी की वजह से एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम है, ठीक, कोई ऐसा बंदा है जो एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या किसी चीज से भी एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो अगर एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक, उस एनवायरनमेंट में रहते कौन है? हम लोग हैं, तो ये हमारी क्या हुई? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, मतलब हमारी जो लाइफ की प्रोस्पेरिटी है उसको खराब कर रहा है, वायलेट कर रहा है ना, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ को वायलेट कर रहा है कि भैया हम तो जी रहे थे, हमको ढंग से जीने नहीं दे रहे। यानी मान लीजिए आपका पड़ोसी गाने चला रहा है खूब, ठीक, खूब गाने चला रहा है, आपको तो उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या हुआ? ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ क्या क्या होगा? वायलेशन होगा कि हम अपनी चैन से जिंदगी नहीं जी रहे हैं। वैसे इंडिया का हैप्पीनेस इंडेक्स हमेशा लो ही आता है, पता नहीं भाई कितनी 100 माइनस नहीं समझ लो उसको, ठीक। तो क्या हो गया, इन्वायरमेंट में कोई भी प्रॉब्लम करेगा तो उसको नहीं देखा जाएगा, आप सुसाइड नहीं कर सकते। अब ये पर्सनल लिबर्टी, आप अकेले रह सकते हैं, आप अकेले रह सकते हैं। पर्सनल लिबर्टी मतलब आप जैसे, मैं चाहे ये करूं चाहे कुछ भी करूं मेरी मर्जी, तो क्या है कि पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या है, आप अलोन भी रह सकते हैं, आप किसी के साथ भी रह सकते हैं, बट एक ग्रुप। अब ये भी नहीं कि क्या कहते हैं 16 साल का लड़का जाके बोल रहा है कि वो तो किसी के लायबिलिटी नहीं होगा और वो जाके बोल रहा है मेरे को अलग रहना है, ये वो नहीं। एक पर्टिकुलर एज ग्रुप, एज को क्रॉस करने के बाद आपको पर्सनल लिबर्टी, मतलब आप किसी के साथ भी रह सकते हैं, अकेले रहना अकेले रह सकते हैं, तो कैसे भी रह सकते हैं। तो वो आपको ये दोनों आर्टिकल समझ आए होंगे। अब इसका लास्ट आर्टिकल, आर्टिकल 22 देखते हैं क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल 21A और आर्टिकल 22। तो आर्टिकल 21A राइट्स टू एजुकेशन ऐड किया गया कब? 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। कब ऐड किया गया? 2002 में। कौन से अमेंडमेंट से? 86 अमेंडमेंट से, ठीक। कि राइट्स टू एजुकेशन, कि सबको क्या मिलना चाहिए? एजुकेशन। और ये क्या कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को, 6 से 14 साल के बच्चों को क्या दिया जाएगा? फ्री हेल्थ फैसिलिटीज। जैसे आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको टाइम टाइम पे पोलियो पिलाया जाता है, पोलियो की दवा पिलाई जाती है, ठीक। उसके बाद और क्या कहते हैं, बहुत सारे इंजेक्शंस लगते हैं कि इस एज पे, पर्टिकुलर एज पे बच्चा पहुंचेगा तो उसको ये इंजेक्शन, वो क्या होता है, वो सारे का सारा फ्री होता है। नॉर्मल एक कार्ड बनता है और उसके बाद जो गवर्नमेंट एसोसिएशन होती है वहां पे क्या जाके आपको टीकाकरण करवाना होता है, पोलियो की दवाई। अब तो जैसे पोलियो घर घर पिलाने आते हैं,
ठीक, ये होता है। और क्या होता है इसमें, एजुकेशन, मतलब 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे और एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। लाइक जो नॉर्मल इसका जो बेसिक है सबसे नीचे वाला, ठीक, वो क्या है, आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी में क्या होता है, बच्चों को स्टार्टिंग के छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या किया जाता है, हेल्थ प्रोवाइड करी, हेल्थ फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करी जाती है, ठीक, उनको हेल्दी फूड भी दिया जाता है और एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। फिर जब वो बड़े होते हैं तो स्कूल में जाते हैं, जैसे स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल की एक स्कीम थी जिसे मिड डे मील कहते हैं, ठीक, वो भी 16 ईयर के बच्चों तक को क्या कराते हैं, फूड प्रोवाइड कराते हैं, एजुकेशन और फूड प्रोवाइड कराते हैं। तो आर्टिकल 21A क्या कहता है, यही कहता है। अब आते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या कहता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कि मतलब बहुत सारे केसेस में अरेस्ट और डिटेंशन, जो कैद होना होता है, मतलब जब आपको कोई पकड़ ले या कहीं पे बंद कर दे, ठीक, डिटेन कर दे, डिटेंशन कर दे, तो आप क्या, बहुत सारे केसेस में आप वहां पे खुद को मतलब प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे केसेस में खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आपको पुलिस नहीं पकड़ कर ले जाएगी, और बहुत सारे केसेस में पुलिस पकड़ कर भी ले जाएगी। अगर क्राइम बड़ा होगा, ठीक, क्राइम बड़ा होगा तो पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, बट बहुत सारे केसेस जब क्राइम जस्ट लाइट हो तो वहां पे आप अपना अरेस्ट और डिटेंशन रुकवा सकते हैं। तो आई होप कि आपको राइट्स टू फ्रीडम और राइट्स टू इक्वालिटी बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक। आप अपने रिव्यूज जरूर कमेंट करें, हमें बताएं कि हम और क्या अच्छा कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तभी करना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।